हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हम पढ़ रहे हैं हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, जो कि यूपीएससी आरटी की कक्षा 6 की एक पुस्तक है और इसमें हम पढ़ रहे हैं हमारा इतिहास। तो काफ़ी सारे चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वह है, तो जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 8 मौर्योत्तर कालीन भारत। तो 7 चैप्टर तक हम पढ़ चुके हैं और सभी चैप्टर का वीडियो अलग अलग अपलोड किया है, तो आप ज़रूर देखें। सभी के महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को बताए गए हैं। तो आज हम मौर्योत्तर कालीन भारत में मौर्योत्तर कालीन राज्य, समाज एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। शुंग वंश, सातवाहन वंश और कुषाण वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके साथ ही हम चलते हैं हमारे चैप्टर 8 की ओर। लर्नर्स, अब आप अनअकैडमी पर प्लस के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी पर आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स एंड रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। साथ ही आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी, पूरी एग्जाम की तैयारी आपको करवाई जाती है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, यानी कि हर 3 सेशन के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज है, वीकली फ्री मॉक टेस्ट है और ये सब कुछ आपको प्लस पर मिलता है। मेरी फ्री लाइव क्लास होती है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से बिल्कुल मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। तो काफी सारे बच्चे साथ में पढ़ते हैं, तो आप भी इस क्लास को ज्वाइन जरूर करें। और ये क्लासेस आपको डेली मिलेंगी अनअकैडमी पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, प्रतीक्षा आचार्य मेरा नाम है, ठीक है। और ये सारी क्लासेस आपको अनअकैडमी पर मिलने वाली हैं, कोई भी चार्जेस नहीं है। ये स्पेशल क्लासेस है फ्री वालों के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अनलॉक करनी है इन क्लासेस को, और अनलॉक कोड में यूज कर सकते हैं आप, यही रेफरल कोड प्रतीक्षा टेट। अगर आप प्लस के साथ जुड़ना चाहते हैं, यानी कि आप बैच कोर्सेज लेना चाहते हैं, अलग अलग बैच कोर्सेज आते रहते हैं। अगर आप सी टेट, यूपी टेट, स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी एक सब्सक्रिप्शन में आप सभी की तैयारी कर सकते हैं। 6 महीने और 12 महीने के ड्यूरेशन में ही बटा है 699, 899। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलता है और रेफरल कोड यूज करेंगे तो डिस्काउंट आपको शो होने लगेगा। DSSB, सुपर टेट, KBS, NBS, APS के लिए भी अलग से सब्सक्रिप्शन है, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं। मेरी फ्री लाइव क्लास को अनलॉक करने के लिए या फिर बैच कोर्स को सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, डिस्काउंट पाने के लिए आप इसी रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं। तो आप जरूर ज्वाइन करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप और मुझे फॉलो करना बिल्कुल। चैप्टर 8 पर पहुंच चुके हैं, जो कि है मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति व विदेशियों से संपर्क। मौर्यों के बाद लगभग 200 ईसा पूर्व से जो काल आरंभ होता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे राज्य जो थे वो पनपे। जैसे पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में मौर्यों के स्थान पर कई स्थानीय ब्राह्मण शासक सत्ता में आए, जैसे शुंग, कण्व और सातवाहन। इनमें सातवाहन जो था वो सबसे अधिक प्रसिद्ध था और शक्तिशाली था। बात करें अगर हम शुंग वंश की, तो ये मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इसके मध्य भाग की सत्ता जो थी शुंग वंश के हाथों में आ गई। शुंग जो थे वो उज्जैन प्रदेश के निवासी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इन बुक से पता चलेंगी और क्वेश्चन आ जाता है कि शुंग किस प्रदेश के निवासी थे, तो आंसर क्या होगा, उज्जैन होगा। इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे और इस वंश का जो संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था और इसी ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। इसके बाद हम बात करेंगे कण्व वंश की। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या उसके सचिव वसुदेव ने की और 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की नींव रखी। इसमें केवल 4 शासक ही हुए, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण व सुशर्मन। अंतिम शासक जो था वो सुशर्मन था और उसकी हत्या 30 ईसा पूर्व में सिमिक द्वारा की गई। देन सातवाहन वंश की बात करेंगे, जो कि लगभग 30 ईसा पूर्व से 203 ईसा पूर्व तक आए। इस वंश का जो संस्थापक था वो सिमुक था। तो आप देखेंगे तीनों ही वंश में जो अंतिम सम्राट था उसकी हत्या करके नए वंश की स्थापना हुई है। जैसे मौर्य के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई और शुंग वंश के अंतिम सम्राट की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की गई और कर्ण वंश के अंतिम सम्राट
सुशर्मन की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की गई। तो इस वंश का संस्थापक सिमुक था। तो ये आप तीनों ही चीज़ें ध्यान रखें, किसने किसकी हत्या की और किस वंश की स्थापना की। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने पराक्रम से एक विशाल राज्य की स्थापना की। इसके शासकों ने अभिलेखों और सिक्कों में अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम भी अंकित करवाया। तो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि किस वंश के संस्थापकों ने या शासकों ने अपनी माता का नाम भी सिक्कों पर अंकित करवाया, तो वो थे सातवाहन वंश, जो कि 30 ईसा पूर्व से 203 ईसा तक चली। इस वंश के शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाया। बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमि तथा ग्राम दान में दिए। इसी समय पत्थर की ठोस चट्टानों को काटकर चैत्यों और विहारों का भी निर्माण हुआ। इनमें कार्ले का चैत्य मंडप प्रसिद्ध है। चैत्य बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल होते हैं। अब बात करेंगे पश्चिमोत्तर भारत की। पश्चिमोत्तर भारत में भी मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया और चीन से आए कई विदेशी राजवंशों ने अपना शासन जमाया, जैसे हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। इसके बाद सबसे अधिक विख्यात हिंदू यूनानी शासक मिनांडर हुआ। वह मिलिंद नाम से भी जाना जाता है। तो मिनांडर को मिलिंद नाम से भी जानते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। उसकी राजधानी पंजाब में शाकल, जो कि सियालकोट है, थी। यूनानियों के बाद शक आए और शक शासकों में रुद्रदामन प्रथम सबसे अधिक विख्यात शासक था। शक के बाद पल्लव, पाथियाई ईरान से भारत आए। वे शकों की तरह भारतीय राजतंत्र और समाज के अभिन्न अंग बन गए। पल्लवों के बाद कुषाण आए। कुषाण शासकों में कनिष्क सर्वाधिक विख्यात शासक हुआ। वह इतिहास में 2 कारणों से प्रसिद्ध हुआ। पहला, उसने 78 ईसा में एक संवत चलाया जो कि शक संवत कहलाता है और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, उसने बौद्ध धर्म को अपनाकर कश्मीर में चौथी बौद्ध सभा को भी आयोजित करवाया था। तो ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, चारों बौद्ध सभाओं के बारे में, किसके शासनकाल में कौन सी बौद्ध सभा हुई है। तो चौथी जो बौद्ध सभा हुई है वो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में हुई है। तीसरी जो हुई थी वो मौर्य वंश के शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो ये आप दोनों ही याद रखें। इसके बाद हम बात करेंगे पारस्परिक आदान प्रदान की। सबसे पहले हम तकनीकी की बात करते हैं। भारतीयों ने हिंद, यूनानी व कुषाणों से सोना व चांदी को पिघलाकर सिक्के बनाने का नया तरीका सीखा और यह विधि पूर्व प्रचलित चांदी की चादर के कटे हुए टुकड़े में लगे ठप्पों के सिक्के से अधिक सुंदर व स्पष्ट थी। तो यहाँ हम देख सकते हैं चांदी से निर्मित यूनानी सिक्के और यहाँ पर कुषाण कालीन सोने का सिक्का। पहनावा की बात करें तो शक व कुषाण पगड़ी, कुर्ती, पजामा, लंबे जूते और भारी लंबे कोट जो कि शेरवानी की तरह होते थे, प्रचलन में थे। कुषाणों ने चीन से मध्य एशिया होते हुए रोमन साम्राज्य को जाने वाले प्रख्यात रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था, जिससे भारतीय व्यापार के लिए नए अवसर मिले और भारतीय व्यापार में वृद्धि हुई। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुषाणों ने चीन से मध्य एशिया होते हुए रोमन साम्राज्य को जाने वाले प्रख्यात रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया था। इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर और आगे हिंदू यूनानियों के संपर्क से खगोल और ज्योतिष शास्त्र में प्रगति हुई। सप्ताह के हर दिन को सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों के नाम से पुकारते हैं, जैसे रवि, सोम, मंगल, शनि। यह हमने यूनानियों से सीखा। यूनानियों से हमें यूनानी औषधि पद्धति के विषय में भी जानकारी हुई। इसके बाद कनिष्क के समय चरक नामक चिकित्सक हुए। उन्होंने चरक संहिता की नाम की एक पुस्तक लिखी जिसमें लगभग 600 से ज़्यादा औषधियों के बारे में लिखा है और यह संहिता निर्देश देती है कि चिकित्सक को अपने मरीजों से विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अगर आपको चरक के बारे में पढ़ना है तो आप कक्षा 6 की जो बुक है
जिसमें महान व्यक्तित्व, जिसमें काफ़ी सारे लोगों के बारे में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, तो वो भी मैंने अपलोड किया है, तो आप देख सकते हैं चरक के बारे में, वहाँ पर आपको और जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद मूर्ति कला की बात करें तो कुषाण काल की कला के दो प्रमुख केंद्र थे। पहला था मथुरा और दूसरा था गांधार। मथुरा में लाल बलुआ पत्थर और गांधार में स्लेटी पत्थर की मूर्तियां गढ़ी जाती हैं। ये चीज़ें आपको आज भी देखने को मिलेंगी। ये सारी चीज़ें वहाँ के संग्रहालयों में सुरक्षित रखी हुई हैं। राज्य व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं गांधार शैली की मूर्ति, मथुरा शैली की मूर्ति, ये आपको मिल जाएंगी। मथुरा मूर्ति शैली के मूर्तिकारों द्वारा निर्मित बुद्ध की पद्मासन में बैठी मूर्ति प्राप्त हुई है। सिर के पीछे प्रभामंडल है और चेहरे पर प्रसन्नता का एक भाव है। ये मूर्तियां लाल बलुआ पत्थर में बनाई गई हैं। राजा में देवत्व की भावना की प्रणाली शकों एवं कुषाणों से प्राप्त हुई। शाहानुशाही की अवधारणा कुषाणों की देन है। तो उन्होंने भारत से भी बहुत कुछ सीखा। अगर भारत को कुछ दिया तो बहुत कुछ सीखा भी। भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता, सामाजिक मेलजोल, लचीलापन, उदारवादिता व वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी के सभी निवासी एक ही परिवार के सदस्य हैं, को ही आदर्श माना। इसके अलावा सबसे पहले भारत में सोने का जो सिक्का चला वो कुषाण शासक विम कैडफिसस ने जारी किया। कुषाण राजाओं ने उच्च कोटि की स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इसी समय बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय बटे, हीनयान और महायान, जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुए, जो कि चौथी बौद्ध संगति के बाद हुआ। कनिष्क जो थे महायान के संरक्षक थे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ हम सही गलत कर सकते हैं। जैसे काल्य का चैत्य मंडप कुषाणों ने बनवाया। मिनांडर जो था शक शासक था, तो इसका आंसर गलत है। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजा ने चलाए, तो ये भी बिल्कुल सही है। मथुरा एवं गांधार कुषाण काल की कला के प्रमुख केंद्र हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ रिक्त स्थान देख लेते हैं। सातवाहन वंश के शासक डैश धर्म के अनुयायी थे। तो जो सातवाहन वंश के शासक थे वो वैदिक धर्म के अनुयायी थे, ध्यान रखें। कनिष्क ने डैश संवत चलाया, तो कनिष्क ने शक संवत चलाया। कौन सा? शक संवत, जो कि 78 ईसा पूर्व में चला था और ये भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है कर्ण वंश के संस्थापक डैश थे। तो कर्ण वंश के संस्थापक थे वसुदेव, जिन्होंने शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या की और कर्ण वंश की स्थापना की। कौन थे? वसुदेव। फोर्थ है शक शासकों में डैश सबसे अधिक विख्यात शासक थे। तो शक जो थे वो यूनानियों के बाद आए थे और शक शासकों में रुद्र दामन प्रथम जो थे वो सबसे अधिक विख्यात शासक थे। तो यहाँ पर हमारे जो रिक्त स्थानों सही गलत हैं वो हम कंप्लीट करते हैं। चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे 9th चैप्टर गुप्त काल की ओर। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।